हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बहुत अच्छे से फील कराया था, उसके फॉर्मूलेज बताए थे और उस पर 2-4 क्वेश्चंस भी कराए थे। लेकिन उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करना है अपने को कंटिन्यू करके अब आज जो है हम आपको पूरे 21 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। पूरे 21 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 21 क्वेश्चंस जो है ना, ये आप कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत आसान है और मात्र जो KQ/R² जो फॉर्मूला है इस पे बस बेस्ड है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले इससे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन से पहले 2-3 पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, वो करा देता हूँ। उसके बाद अपना क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए कॉपी किताब निकालिए और साथ में ही नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये कुछ उतना खास समझने वाला नहीं है। आप समझ चुके हैं इस पॉइंट्स को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई चार्ज है, वो क्या कर रहा है अपना, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बना रहा है। उसमें कोई भी अगर हम चार्ज को लेकर आते हैं ना, कोई भी चार्ज को लेकर आते हैं, इधर चार्ज को रेस्ट में लाकर रखते हैं या चार्ज उसमें मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। मतलब एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी चार्ज को लेकर आए, सेकेंड चार्ज को, जो इधर रेस्ट में रहे या मूव करे उसमें, समझ, या मोशन में उसमें रहे, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही रहना चाहिए, तो उस पर ग्रांटेड फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा ना। और वो फोर्सेस कौन कौन से होगा, अगर रेस्ट में होता है तो उस पर लगेगा अपना इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन वो मोशन में होता है तो उस पर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसका नाम लॉरेंट्ज फोर्स भी है। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए एनी चार्ज पार्टिकल इन रीजन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे लिखता हूँ एनी चार्ज पार्टिकल either at rest or in motion in electric field experience से फोर्स। जो बोला वो दिखा दिया ना। लेकिन बताता हूँ यहाँ पे, जो रेस्ट में जो भी चार्ज पार्टिकल आएगा ना, समझ में आ रहा है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक चार्ज था, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। मान लीजिए कि कोई चार्ज था, ठीक है ना, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 इधर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में क्या करते हैं, कोई एक चार्ज पार्टिकल को ला देते हैं। मान लीजिए यहीं तक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बना रहा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को ला देते हैं। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल ये रेस्ट में है तो एक फोर्स लगेगा इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये आता किस चीज़ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आता अपना कूलम्ब्स लॉ से। किस चीज़ से आता है, कूलम्ब्स लॉ से। लेकिन जो अगर यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लिखा होगी, अगर चार्ज मोशन में भी रहे लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ला दिया जा रहा है, तब भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लीजिए कि एक चार्ज लाए हैं Q', ठीक है ना, जो मोशन में है, तब भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस फोर्स का नाम होता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि कोई चार्ज को लाया जाए जो मोशन में आ जाए, समझ में आ रहा है। मतलब मोशन में आने का मतलब इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। तब क्या होता था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता था तो क्या होता था बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता था तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता था ना। या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों प्रोड्यूस होता था ना। तो मान लीजिए कि अगर चार्ज मोशन में तो तीनों प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ जाएगा यहाँ पे और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। समझ में आया ना। तो इसीलिए बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलो या लॉरेंट्ज फोर्स बोलो, LORENTZ, लॉरेंट्ज फोर्स। और आपको एक और पॉइंट लिखाया था, कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब मैं पढ़ाया था आपको तो एक और पॉइंट लिखाया था, दोनों में डिफरेंस, कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना,
वो चार्जेज इन मोशन के लिए भी वैलिड है, लेकिन जो कूलम्स लॉ है नॉट वैलिड फॉर चार्जेज इन मोशन। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि कूलम्स लॉ है ना, मतलब नॉट गिवन बाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि मोशन में चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसका फॉर्मूला तो ये देगा नहीं, तो नॉट वैलिड फॉर, मतलब नॉट वैलिड नहीं दिख सकते, मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे कि चार्जेज इन मोशन, यहाँ पे लिखते हैं नोट करके लिखते हैं यहाँ पे, इज नॉट गिवन बाई, सॉरी, फोर्सेस ऑन ए चार्ज इन मोशन इज नॉट गिवन बाई कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो कौन से लॉ से दिया जाता है सर, ये बता सकते हैं? कैसे आता है बताऊंगा आपको, अभी धैर्य रखिए, ठीक है ना। सब कुछ आज ही जान लोगे तो बाद के लिए क्या बचेगा, ठीक है ना। सब कुछ अभी जान लोगे तो बाद के लिए क्या बचेगा, तो बाद के लिए थोड़ा सा जो है ना टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूँ, नहीं बताऊंगा कि कैसे आएगा, ठीक है ना। जब मैं मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स होता क्या है, मैं इसका आइडिया दे देता हूँ। देखिए कभी भी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है, उसमें क्या होता है ना, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दो फोर्सेस लिखते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा आता है, F बराबर QE, और एक आता है मैग्नेटिक फोर्स, वो आता है QVB। समझ में आ रहा ना। और दोनों फोर्सेस को अगर ऐड कर दें, मतलब QE प्लस QVB, इसी को बुलाता है लॉरेंट फोर्स। समझ में आया ना, लॉरेंट फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, आया ना। लॉरेंट फोर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट साइंटिस्ट था जिसने दिया था, उसी के नाम पर रख दिया गया, ठीक है ना। आगे आई, इतना समझ में आया आप। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखाता हूँ, दूसरा पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट ये है अपना। सेकंड नंबर पॉइंट ये है, मान लीजिए कि जब मैं आपको फोर्स पढ़ाया था भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था तो उसको मीडियम में क्या होता था, मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो डिक्रीज करता था, समझ में आ रहा है ना, कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में मान लीजिए था इलेक्ट्रिक फोर्स अपना F0, और डाइलेक्ट्रिक में किसी भी डाइलेक्ट्रिक या किसी मीडियम में हम ले जाकर रख देते थे तो वो डाइलेक्ट्रिक का जो मतलब रिलेटिव परमिटिविटी होता था ना, उतना टाइम्स कम हो जाता था जाकर मीडियम में फोर्स होता था ना। तो वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड also decreases in presence of डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक का मतलब लिखिए मीडियम। समझ में आ रहा है ना, डाइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ मीडियम। लिखा है मैंने क्या कि लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड बिकम्स 1/εr टाइम्स, एप्सिलॉन आर क्या है भैया, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा, एंड बिकम्स 1/εr टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू इन फ्री स्पेस बोलो, वैक्यूम बोलो, एयर बोलो, फ्री स्पेस बोलो, वैक्यूम बोल दे या एयर बोल दे या नो मीडियम लिख दे, नो मीडियम। समझ में आ रहा ना, बताया था ना चारों आपको बहुत अच्छे से, उतना टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखे, फोर्स के लिए कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लिखते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम या नो मीडियम बोले, समझ में आना, अपन एप्सिलॉन आर टाइम्स, ये लिखते थे फॉर्मूला। ये लिखते थे कि नहीं, लिखते थे ना, ये लिखते थे ना। सेम वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने को चिपका देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ऐसे लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम या नो मीडियम, समझ में आ रहा ना, अपन एप्सिलॉन आर। इस पे क्वेश्चन भी आपको एक दूंगा। आया समझ में, आया इतना पॉइंट समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ कराता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे कराता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे कराता हूँ। थर्ड नंबर पॉइंट अपना ये है कि इफ़ आइडेंटिकल चार्जेस, ये तो बहुत आसान है, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ पे इफ़ आइडेंटिकल चार्जेस आर present on each vertices of a regular hexagon, then electric field is zero at their center। ये तुम बोल रहे हो कि सर ये भी बताने वाली बात है, इतना आसान चीज़ क्यों करा रहे हो। कोई बात नहीं, सब कुछ बताना पड़ता है, समझ में आ रहा था। इस पे क्वेश्चंस भी तो दिया था ना कल, शायद कल दिया था कि नहीं,
नहीं दिया था, कल कोई क्वेश्चन नहीं दिया था इस पर। इफ आइडेंटिकल चार्जेज आर प्रेजेंट ऑन ईच वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट देयर सेंटर्स। कहने का मतलब क्या, कहना क्या चाहते हो, हिंदी में समझाओ सर, इतना अंग्रेजी बकोगे तो कैसे चलेगा। चलो कहना क्या चाहता हूँ मैं बता रहा हूँ। मान लो जी कि ये अपना एक स्क्वायर है, ठीक है ना, इस पर एक क्यू चार्ज है, इस पर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इसके चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन होता है ना, आपको पता है ना कि प्लस चार्ज से क्या होता है, अवे होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और निगेटिव चार्ज के तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इधर दूर, इससे इधर दूर, इससे इधर दूर, इससे इधर दूर, और सब भाई डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, और चार्ज सेम। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब कट के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना आया, जीरो। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हुआ, जीरो आ गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया, यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया, यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और यहाँ पर भी माइनस क्यू। स्पेस का मैं थोड़ा सा एकोमोडेट कीजिएगा, ठीक है ना। ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू, माइनस क्यू। अब मान लो माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू। अब यहाँ पे सेंटर पे देखना है अपने को, तो इस माइनस क्यू की तरफ इधर, इस माइनस क्यू की तरफ सेम, ये सेम फोर्स लगेगा, कट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है, मैं चार्ज से में। वैसे ही इस माइनस क्यू की तरफ ऐसे, फिर इस माइनस क्यू की तरफ ऐसे, ये भी कट जाएगा। इस माइनस क्यू की तरफ ऐसे, इस माइनस क्यू की तरफ ऐसे, तो ये भी कट जाएगा। मतलब यहाँ पर भी सेंटर पर भी जीरो होगा। आया समझ में आपको। चलिए एक और बना देता हूँ। अपना ये देख लिया जाए, मान लीजिए कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। मैं सेंटर पे पूछूँ तो इसके चलते इससे दूर, इसके चलते इससे दूर, इसके चलते इससे दूर, तीनों 120 डिग्री पे, तीनों चार्जेज मतलब तीनों वेक्टर्स जो है इक्वल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्टेंस सेम होता है, A/√3 होता है। समझ में आया ना। डिस्टेंस सेम है, चार्जेज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, इफेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट सेम एंगल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है ना, क्या बताया था, इफेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट सेम एंगल टू ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो। वेक्टर्स आर इक्वल, वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर है, सेम एंगल पे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पर ओरिएंटेड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आया समझ में आपको, आया, बहुत अच्छे समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिए गए हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकी भर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए, कर लीजिए जल्दी। 6 क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कि आपको समझ लीजिए कि 60 सेकंड देता हूँ। चलिए कर लिया, मैं करूँ ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ गिवन पॉलीगॉन। आपको अभी एक स्टेटमेंट लिखाया था, लास्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट में जो लास्ट स्टेटमेंट मतलब 3rd नंबर स्टेटमेंट था, वो क्या था कि भाई कोई भी पॉलीगॉन है अगर उसके वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखे गए हैं तो उसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और आपको समझा भी दिया था इससे पहले, लेकिन क्या हुआ था, थोड़ा सा बोर्ड नीचे आने के चलते कट गया था। समझ में आ रहा है ना, कट गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए मैं इस सवाल को आपके सामने ये दे दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब ये जो है यहाँ पे, अब इसके चलते मैं समझा भी दे रहा हूँ, वो तो मैंने स्टेटमेंट दिखा दिया, उसके अनुसार वो तो ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल देंगे। यहाँ पर भी सेम है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर भी सब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मैं मान लिया, ठीक है। लेकिन होगा तो कैसे होगा, देखो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग जो है ना उसको सही करना भी जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब इस प्लस क्यू चार्ज से आपको पता होना चाहिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको, उसमें पहला चीज़ देखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये पॉइंट चार्ज के चलते KQ/R² आता है, ठीक है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में, अगर ये है स्केलर फॉर्म, मान लीजिए स्केलर फॉर्म है, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R², और इसको लिख सकते हैं R⁻, या इसको लिख सकते हैं KQ/वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है मतलब R³, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात ये ध्यान रखिए इसमें कि पॉजिटिव चार्ज से जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज के तरफ होता है, टूवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और चौथा आपको याद रखना, जानते हैं क्या, वेक्टर एडिशन। इतना चीज़ ध्यान रखिए, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, इससे बाहर अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मतलब ये 4 चीज़ का मात्र यूज करना है और सारे सवाल बनेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं पहले इसको समझा दूँ इससे रिलेटेड करके। देखिए यहाँ पे अभी प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पे भी क्या बोला, पॉजिटिव से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे अवे बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे अवे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या होगा, अवे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या होगा, अवे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा ना, तीनों का सेम होगा। क्यों होगा सेम, आप कैसे कह सकते हो सेम होगा? सेम इसलिए होगा क्योंकि देखो मैं बता दूं
यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस a बाई रूट थ्री होता है। मान लीजिए कि साइड लेंथ a है, तो डिस्टेंस कितना हुआ a बाई रूट थ्री, ये डिस्टेंस कितना हुआ a बाई रूट थ्री हुआ। a बाई रूट थ्री डिस्टेंस है, समझ में आ रहा ना। तो ये भी डिस्टेंस a बाई रूट थ्री हुआ, तो ये भी डिस्टेंस a बाई रूट थ्री हुआ। तो लिखेंगे के क्यू बाई ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे के क्यू बाई ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे के क्यू बाई ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। मतलब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम। और ये स्टेटमेंट आपको बताया था कि इफ़ थ्री नहीं, मतलब इफ़ मेनी वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट सेम एंगल, मतलब इफ मेनी इक्वल वेक्टर्स, मतलब इक्वल वेक्टर्स होने चाहिए और ओरिएंटेशन उनका सेम एंगल पे है, तो वहाँ पे जीरो होता है उनका मतलब रिजल्टेंट। समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री और वेक्टर्स भी इक्वल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत है। वैसे ही यहाँ पे इस माइनस के तरफ होगा, इस माइनस के तरफ होगा, इस माइनस के तरफ होगा, इस माइनस के तरफ होगा। और यहाँ पे सेंटर पे देखा जाए तो सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी के क्यू बटे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये हो जाता है a बाई रूट टू, मतलब पूरा होता है रूट टू ए होता है ना, पूरा यहाँ डायगोनल कितना होता है, रूट टू ए होता है, तो a बाई रूट टू हो जाएगा। मतलब a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, के क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, के क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, के क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, के क्यू बाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। मतलब सब सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम कट गया, कैंसिल। आया समझ में, आया समझ में ना, आया समझ में कैसे हुआ ये। और सेम एंगल होता है 90 डिग्री का, तो चार वेक्टर्स हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आना ही है, सेंटर पे जीरो। वैसे ही सेम खेल यहाँ पर भी चलेगा। हर चीज़ को समझाऊँ तो सही बात है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से दूर, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये गया ख़त्म, ये पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये गया ख़त्म। इस पॉजिटिव चार्ज से दूर इधर लाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर इधर लाएगा, ये गया ख़त्म। मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो। समझ में आ रहा ना। अब देखो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, बस यहाँ पे माइनस चार्ज है। यहाँ पे आप देखोगे तो बोलोगे यहाँ पे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से घुसा दी, कार्बन कार्बन। अभी ऐसा बात नहीं है कोई, ये हेक्सागोन है, ठीक है ना, अपना हेक्सागोन है। देखो यहाँ पे तो ये क्या होगा, माइनस के तरफ, यहाँ इधर माइनस के तरफ, ये माइनस के तरफ, ये माइनस के तरफ, ये माइनस के तरफ, ये माइनस के तरफ। तो जितना ये होगा इतना ये होगा, जितना ये होगा उतना वो होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, कट के इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर आ जाएगा, जीरो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे करा रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपको स्टेटमेंट जो लिखाया उस स्टेटमेंट को रीड करके इसको देख के आंसर बता देना है कि अभी रेगुलर हेक्सागोन है भैया, सेम चार्ज आइडेंटिकल चार्जेज हैं, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100% जीरो होगा। यहाँ पर देख लो माइनस की तरफ, यहाँ पर देख लो माइनस की तरफ, यहाँ पे देख लो माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, सेम होगा, सिमिलर है, सिमिलर क्वेश्चन है। बस यहाँ प्लस है तो डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ डायरेक्शन इससे दूर होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसके तरफ होगा, इसके तरफ होगा, इसके तरफ होगा। 120 डिग्री का एंगल, सेम एंगल ओरिएंटेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होगा। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, इससे दूर, इससे दूर, फिर इससे दूर, फिर इससे दूर, सबका वैल्यू सेम 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 सेम। सेंटर पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो तीनों दिखाया था उससे ये रिलेटेड है क्वेश्चन। जल्दी फटाफट कीजिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है, फास्ट कर लीजिए। कर दिया आपने, कर दिया, पॉज करके कर लिया। हर एक सवाल को पॉज करके करना है, समझ में आ रहा है ना। एक सवाल को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जल्दी कीजिए, कर दिया, कर लिया, करूँ ना मैं। देखिए यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू इज ई नॉट। ठीक है भैया, चलो जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करना है। मान लो कि फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी लिख देता उसके जगह पे तो चलता काम, या एयर भी लिख देता फ्री स्पेस के जगह पे तो चलता काम, या नो मीडियम भी लिखता कि कोई मीडियम नहीं है तब भी चलता काम। अरे कोई मीडियम नहीं है मतलब फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम है, या एयर भी लिख दे, या ये एयर मीडियम का बात कर दे तब भी बात सेम है, ठीक है ना। अगर ये लिख दे तो सीधी सी बात है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है अपना ई नॉट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 ऑन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या किया जा रहा है, मतलब मतलब क्या किया जा रहा है, मतलब जो सवाल बोल रहा है ना, मतलब बोल रहा है कि क्यू चार्ज पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, समझ में आ रहा था। मतलब इसको अगर हम फ्री स्पेस में रखते हैं तो अगर इस क्यू चार्ज को किसी मीडियम में रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही बोल रहा है। सीधी सी बात है, मीडियम में रखोगे, रखो ना मीडियम में, क्या दिक्कत है। मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर कितना है 81, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताया था न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है ई नॉट बट एप्सिलॉन आर होता है। मतलब ई नॉट पहले से है फ्री स्पेस में, बट एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना 81, अपना ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ,
ई नॉट बाई 81 का मतलब ये होगा कि ई नॉट पहले था, समझ में आ रहा है ना, ई नॉट पहले था, और ई नॉट बाई 81 का मतलब ये हो गया कि ई नॉट जो है ना, ई नॉट उसको 81 से डिवाइड कर दो, मतलब बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। कहने का मतलब ये होगा कि पहला तो डिक्रीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया, और डिक्रीज होकर कितना हो गया, ई नॉट बाई 81 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 81 टाइम्स। कैसे हो सकता है 81 टाइम्स ऑफ ई नॉट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज है, हाँ ये ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ई नॉट बाई 81, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन बोथ 2 and 3 दोनों ऑप्शन आया समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट कीजिए। कर लिया आपने, कर लिया, मैं करूँ सोल्यूशन, देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन है अपना कि 2 point चार्जेज ऑफ 16 माइक्रोकुलम एंड -9 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। सीधी सी बात है भैया, कितना बताऊँ आपको, कितना बताऊँ, कितना बार बताऊँ। बोला था ना कि जो भी फोर्सेस में हम जितने भी सवालों से खेलते थे, वैसे सेम सवालों से, मतलब सिमिलर सवालों से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी खेलना है। तो आ गया ना फोर्स वाला सवाल, फोर्स था ना, ऐसे था अपना एक फोर्स वाला सिस्टम। समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से, देखिए यहाँ पे ये -9 माइक्रोकुलम बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक अपना कितना 16 माइक्रोकुलम का चार्ज, ठीक है ना। मतलब दोनों चार्जेज अपोजिट है। तो आपको बताया था कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता था, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स 0 कहाँ होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 कहाँ होता था, आप बताओ। इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होता था यहाँ से x डिस्टेंस पे, अगर दोनों चार्जेज अपोजिट होते थे तो ऐसा होता था ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन अपने को मिलता था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे 0 होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अपना इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे तो क्या हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहीं पर डाल देंगे अपना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पर भी 0 होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी 0 होगा। तो हमको इससे मतलब लेना देना नहीं है। ये डायग्राम आपने बना दिया, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया था कि फॉर्मूला क्या आता था, x = r/√n-1, बस ये फॉर्मूला आता था। इस फॉर्मूले का यूज करना है, ना यूनिट का लोचा ना कुछ का लोचा, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले का यूज करना, आंसर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब x मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे x निकालो, r है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि r का डायरेक्ट वैल्यू डालना है। यहाँ पे n जो है ये कोफिशिएंट अपन कोफिशिएंट है, समझ में आ रहा ना, तो ऐसे डालेंगे √16/9, और ये माइनस प्लस तो ये डालना नहीं है इस फॉर्मूले में, आपको ये भी बताया था, क्यों, क्योंकि ये जो चार्जेज है ये तो बस डायरेक्शन के काम में आएंगे, ठीक है ना, मतलब इनके जो साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 आ जाएगा, अब ये आ जाएगा अपना 8 सेंटीमीटर अपॉन 16/9 हो गया अपना 4/3 -1, मतलब ये आ जाएगा अपना 3 एकम 3 गुण 3 एकम 3 3 3 3 8 3 24/1 आ जाएगा, तो 8 3 24 सेंटीमीटर फ्रॉम -9 कुलम, -9 माइक्रोकुलम है ना, फ्रॉम -9 माइक्रोकुलम, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम -9 माइक्रोकुलम। लेकिन बोथ ए एंड बी भी दिया हुआ है, क्या पता ए भी सही हो, बी तो सही अब हमने देख लिया, ठीक है ना, बी तो सही देख लिया कि 24 सेंटीमीटर -9 माइक्रोकुलम से आ रहा है, लेकिन क्या पता 32 सेंटीमीटर फ्रॉम 16 माइक्रोकुलम से आए, तो ये भी चेक करते हैं। यहाँ से जोड़ो, यहाँ से 8 और यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना आया अपना x कितना आया 24, तो 8 24 कितना 32, हाँ मतलब यहाँ से भी आएगा। मतलब यहाँ पे एक और आंसर देख सकते हैं कि 32 सेंटीमीटर फ्रॉम 16 माइक्रोकुलम, मतलब ये दोनों आंसर हुआ अपना, ये और ये दोनों आंसर हुआ, तो अपना ये भी हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड बी। मतलब क्या आपको सवाल करके क्या लग रहा है भाई, वो पॉलीगॉन वाला सवाल कराया, वैसा ही इलेक्ट्रिक फोर्स में कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कराया, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सवाल कराया, सेम सवाल सिमिलर सवाल इलेक्ट्रिक फोर्स में कराया था, यहाँ पर भी कराया। ये सवाल इससे पहले भी ऐसा ही सवाल कराया था जो सिमिलर मतलब आइडेंटिकल चार्जेस थे। देख के क्या लग रहा है, देख के सब लग रहा है अलुआ अलुआ अलुआ, समझ में आ रहा है, मतलब बहुत आसान, जैसे आलू का सब्जी कितना आसानी से बन जाता है, वैसे ही अलुआ है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, 1 मिनट का समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए, इसके लिए 1 मिनट, इसके लिए 1 मिनट, मतलब 3 मिनट में आपको सोल्व कर देना है, पॉज करके जल्दी। हो गया, कर लिया आपने, मैं करूँ ना, देखिए यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ गिवन पॉलीगॉन्स, सेंटर ऑफ गिवन पॉलीगॉन्स। लेकिन ये जो है ना आइडेंटिकल चार्ज वाला सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं लगाएंगे कि अगर आइडेंटिकल चार्जेस वर्टिसेस पे प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे +q तो यहाँ पे -q, यहाँ पे q तो यहाँ पे 2q, तो यहाँ पे -2q, तो यहाँ पे -q, यहाँ पे -q तो +q, मतलब आइडेंटिकल चार्जेस का तो जो मतलब लोचा गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब डायरेक्शन के साथ खेलेंगे। आपको बताया था ना कि आपको जस्ट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, मतलब स्केलर फॉर्म ऑफ क्या है, स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो याद रखना है। उसके बाद वेक्टर एडिशन याद रखना है, उसके बाद डायरेक्शन याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पे कैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इससे पता चलेगा। आप देखिए, अब देखिए प्लस चार्ज है, इससे दूर होगा, कोई दिक्कत नहीं।
ये प्लस चार्ज है इससे दूर होगा, लेकिन ये माइनस चार्ज है इसके तरफ होगा। कोई शक नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड देखा ना सबका सेम होगा। ये प्लस क्यू से दूर हुआ तो प्लस क्यू से इधर दूर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं आएगा, ठीक है ना। ये इस प्लस क्यू से दूर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं आएगा, और ये प्लस क्यू की तरफ हुआ तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं आएगा। मतलब ये डायरेक्शन हम यहाँ पे बनाए डिनोट करें तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, मतलब ये सेम ई आया, ये भी ई आया और ये भी ई आया, ठीक है ना। अब तीनों को तो हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है ना। देखिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप एक बात बताइए, इस दोनों के बीच में बताइए, इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ये एंगल कितना हो सकता है 120 डिग्री। आपको बताना चाहिए, ये एंगल पूरा एंगल का बात कर रहा हूँ इसका, ये 120 डिग्री एंगल है। जब ये 120 डिग्री एंगल है तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच का 120 डिग्री एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनका रिजल्टेंट पूरा बीच में जाएगा और बीच में जाएगा और सेम रिजल्टेंट होगा। ये बताया ना वेक्टर एडिशन में, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वेक्टर एडिशन जाकर देखिए, समझ में आ रहा है तो इसी पे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ई, मतलब सेम ही डायरेक्शन में। जहाँ पे ये एक ई है थर्ड वेक्टर का, मतलब इसके तरफ यही है माइनस क्यू चार्ज की तरफ, वो एक दोनों का जो रिजल्टेंट है एक और ई आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है, एक ई आ गया तो दोनों कितना होगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट आ जाएगा आपका 2e, और इस 2e का वैल्यू कितना होगा फाइंड कर देते हैं, करो यहाँ पे फाइंड, करो यहाँ पे फाइंड। ई नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई, और ई का वैल्यू कितना है यहाँ पे निकालो, ई का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बट इतना डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस तीनों सिमिलर होता है, ये बाई √3 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कि ये इसका डिस्टेंस ये था, ये साइड लेंथ ये था, तो ये बाई √3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा। बहुत आसान है, आया समझ में ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना इस पे आते हैं, ठीक है। देखिए अब इस प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से दूर इस माइनस क्यू के तरफ, इस प्लस क्यू से इधर, सॉरी ये प्लस क्यू है ना, हाँ देखिए यहाँ पे प्लस क्यू है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्लस क्यू से क्या होगा, इस प्लस क्यू से इधर दूर और इस प्लस क्यू से इधर ये दूर, मतलब ये तो कट गया, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। कैसे हुआ, फिर एक बार देखिए यहाँ पे, इस प्लस क्यू से दूर इधर, लेकिन इस माइनस क्यू के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई होगा तो ये भी ई होगा, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन इस प्लस क्यू से इधर दूर तो इस प्लस क्यू से इधर दूर, मतलब सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, और चार्जेस भी सिमिलर हैं, मैग्नीट्यूड और चार्जेस भी सिमिलर हैं, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमिलर हुआ ना, के क्यू बटे ए बाई √2 का होल स्क्वायर, के क्यू बटे ए बाई √2 का होल स्क्वायर, के क्यू बटे ए बाई √2 का होल स्क्वायर, के क्यू बटे ए बाई √2 का होल स्क्वायर आया। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि के क्यू बटे ए बाई √2 का होल स्क्वायर इधर और के क्यू बटे ए बाई √2 का होल स्क्वायर इधर, दोनों कैंसिल हो गया और दोनों इधर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ई नेट हो जाएगा 2e, और ई का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू ई का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बटे ये डिस्टेंस कितना होता है, ये वाला डिस्टेंस देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होता है ए बाई √2, तो इसका होल स्क्वायर के क्यू बटे आर स्क्वायर। सही सी बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, हो गया ना। चलिए इसका सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा आपका। ये सिमिलर इसकी है क्या, नहीं सिमिलर नहीं, ये बाई √3 है, ये बाई √2 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब इस सवाल का देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। जब देखो अब इसका क्या कर सकते हैं, ये 2q है तो 2q को हम क्या करते हैं ना, q में बांट देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको q में तो बांट सकते हैं, एक q और एक दूसरा q, तो इस और q के चलते, इस q के चलते क्या होगा, इस q से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस q से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस q का तो खेला खत्म, इस q का और इस q का तो खेला खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए -2q है तो इस -2q को हम क्या लिख सकते हैं, इस -2q को हम कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन उतार लीजिएगा, -q और -q तो लिख सकते हैं, तो इस -q के चलते एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस -q के चलते एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गए, तो इस -q का खेला खत्म, इस -q का खेला खत्म, मतलब बचा क्या, बचा तो ये q बचा और ये एक -q बचा, तो इस q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, एक इधर आएगा, और इस -q के चलते एक इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस -q के चलते एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, इस -q के चलते एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इस q के चलते इससे अभी आएगा ना, तो सेंटर से अभी तो इधर आएगा, तो ये सेंटर है तो इससे अभी इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम और चार्जेज भी आइडेंटिकल, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे मतलब मैग्नीट्यूड वाइज आइडेंटिकल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो पूरा बीच में रिजल्टेंट जाएगा √2e, तो ई नेट कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ई, मतलब √2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा अपना के क्यू बटे ए बाई √2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। इसको सिंपलीफाई कीजिए, आंसर लाइए। आया समझ में। अब कहिएगा तो एक और मेथड बता दूंगा, वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी बहुत आसान मेथड है। कैसे, मैं कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं कोई एक क्वेश्चन कराता हूँ। कौन सा क्वेश्चन कराऊँ बताइए, आप कहिएगा तो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 का सॉल्यूशन, देखिए 2 का सॉल्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग
सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये अपना था प्लस क्यू, ये अपना था प्लस क्यू, ये अपना था प्लस क्यू, ये था अपना, ये माइनस क्यू था ना, ये माइनस क्यू, हाँ ये माइनस क्यू और ये था प्लस क्यू। मान लीजिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू डाल देता हूँ, क्या दिक्कत है इसके जगह पे। तो इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। मतलब ये सारा प्लस क्यू का खेला खत्म, ये सारा प्लस क्यू का खेला खत्म। इस माइनस क्यू के चलते 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, जो यहाँ पे आ रहा है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनलेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2E। ये सब में कर सकते हो वैसे, यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पे एक प्लस क्यू माइनस क्यू डालो, यहाँ पे एक प्लस क्यू, यहाँ पे एक प्लस क्यू डालो, यहाँ पे एक माइनस क्यू डालो, तो क्या होगा, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे 0 क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है, और माइनस क्यू के चलते 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो आया ना 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई, तो इसका भी 2E। कितना आसान है, कितना आसान है, इसमें भी कर सकते हो, समझ में आया ना। मतलब ऐसे कर सकते हो, ऐसे तो सबसे आसान है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड समझो सबसे आसान है। अगर समझ में आया तो एक लाइक ठोको, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसे, जल्दी फटाफट नोट कीजिए, फास्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, और ये क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन नए नहीं है भैया, ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, बेसिक मैथ्स में भी कराया हूँ, ग्रेविटेशन में भी पढ़े होगे आप, समझ में आ रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था तब भी कराया था, चार्ज दे दिया था ओरिजिन पे, उस ओरिजिन पे पूछ रहा था कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, समझ में आ रहा है ना। और दोनों वैराइटीज़ कराया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स है, सेम करना है। क्या करोगे यहाँ पे, सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करोगे, फटाफट आंसर आएगा। चलो मैं करूँ ना सोल्यूशन, देखो मैं करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ, पहले इसका सॉल्यूशन करता हूँ फिर उसका करूँगा, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा ना एट ओरिजिन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पहला चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दूसरा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे Q1 लिखते हैं ना, Q1 चार्ज, फिर Q2 चार्ज, फिर Q3 चार्ज प्लस 1, ये वाला होगा, ठीक है ना। मतलब यही है अपना सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब वेक्टरली ऐड कर देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप मतलब वेक्टर एडिशन कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, वेक्टर एडिशन कर रहे हो तो उसमें चार्जेस को माइनस साइन का, मतलब माइनस साइन है अगर चार्जेस में, तब माइनस के साइन के साथ लोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स में लेते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के चलते क्या आ जाएगा, KQ बटे 1 स्क्वायर प्लस KQ बटे 2 स्क्वायर प्लस KQ बटे 4 स्क्वायर, KQ स्क्वायर नहीं, प्लस KQ बटे 8 स्क्वायर प्लस KQ बटे सो ऑन चला जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनफाइनाइट तक चला जाएगा एडिशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, KQ कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 चौको 16 प्लस 1/8 हटाएँ 64 प्लस डैश प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ये क्या बन रहा है, ये अब बताइए कौन सा सीरीज बन रहा है, अपना GP सीरीज बनता था। तो GP सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे, GP सीरीज में एक होता था कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/4 आएगा। कैसे आएगा, अगर बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म करेंगे, नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म करोगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म ये है, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट टर्म ये है, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। नेक्स्ट टर्म है, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। तो वही होता है अपना कॉमन रेशियो। और सम का फॉर्मूला क्या होता है GP सीरीज का, सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सा है इसमें, फर्स्ट टर्म 1 है, ये फर्स्ट टर्म है ना 1 अपन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो अपना 1/4। तो इसका सोल्यूशन हम कर देंगे, आ जाएगा कितना आएगा बताओ, KQ ये आ जाएगा अपना 4 4 1 4 4 1 जब 4, ये 4 माइनस 1 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 KQ आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान था। चलिए इसको कराता हूँ मैं, इसका सोल्यूशन कराता हूँ। इसको क्या करता हूँ, थोड़ा मिटाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा अंदर तक चला गया, यहीं से इन्फिनाइट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करता हूँ। देखो सवाल मैं कराता हूँ बहुत ज़्यादा, आपने ये नोटिस किया होगा, अब तक आप 16 लेक्चर दिख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, 16 लेक्चर करा चुका हूँ, ये 70th लेक्चर है। अब बताइए कि कितना सवाल कराया हूँ, भरपूर सवाल, मतलब इतना सवाल कि आपको कोई सवाल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे सवाल कराना है, इसीलिए थोड़ा सा कंजस्टेड कर दें, टाइम भी तो बचाना है भाई, सी बात है। मैं आपको 1.5 घंटे का लेक्चर दे दूँ, 2 घंटे का लेक्चर दे दूँ तो पागल हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि दोबारा क्वेश्चंस को लिखूँ अगले बोर्ड पे, इसीलिए मैं इसी पे करा दूँ इसके सामने कि आपको ये इसके साथ ये अल्टरनेट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब इसका करना है तो सेम करेंगे वहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वेक्टर ऐड करेंगे ना, तो E1 E ड्यू टू Q1 E ड्यू टू Q2 प्लस E ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा, लेते जाओ, सही सी बात है।
अब देखो यहाँ पे, अब Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ। Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना वो आएगा माइनस के क्यू बटे 1 स्क्वायर। माइनस क्यों लिखे सर, माइनस क्यों लिखे, के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, माइनस क्यों लिखे आप। अरे माइनस इसलिए लिखा क्योंकि आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो, देखो ना वेक्टर वेक्टर वेक्टर, इसलिए माइनस लिखना जरूरी है, ठीक है ना। और देखो प्लस के क्यू बटे 2 स्क्वायर माइनस के क्यू बटे 4 स्क्वायर प्लस के क्यू बटे 8 स्क्वायर, और ये 1 चला जाएगा इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। अब यहाँ से करते हैं, थोड़ा स्पेस उधर कम है, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा और इधर लाते हैं, घोंच पोच में लिखना सही नहीं है। देखो यहाँ पे के क्यू माइनस के क्यू बटे 1 स्क्वायर प्लस के क्यू बटे 2 स्क्वायर माइनस के क्यू बटे 4 स्क्वायर प्लस के क्यू बटे 8 स्क्वायर प्लस ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से के क्यू ही कॉमन आएगा, माइनस के क्यू ले सकते हैं, लेकिन ले लो माइनस के क्यू ले सकते हो क्या, वो भी ले सकते हो, के क्यू भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, के क्यू ले लो, चलो। अब -1 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा माइनस 1/4 को 16 आ जाएगा प्लस 8 हटाएं 64 आ जाएगा प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए ना, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो प्लस के बाद माइनस, सही सी बात है माइनस, अभी करते करते माइनस के बाद प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी ये भी तो जीपी सीरीज बन रहा है, देख लो भाई, सही सी बात है, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मतलब इसमें प्रीवियस कॉमन रेशियो देख लो यहाँ पे, कॉमन रेशियो कितना बन रहा है -1/4, तो -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसमें -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है -1/4, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कॉमन रेशियो कितना है -1/4, कोई दिक्कत नहीं। देख लो आप 1/4 को -1 से डिवाइड करोगे तो -1/4 आएगा, 1/16 को -1/4, -1/16 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो -1/4 आएगा, 1/64 को -1/16 से डिवाइड करोगे, क्योंकि प्रीवियस टर्म जो है ना ये पूरा है, ये -1/16 है, प्रीवियस टर्म जो है प्लस 1/4 है, प्रीवियस टर्म जो है -1 है, तो -1/4 आ जाएगा आपका कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे के क्यू दिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म है -1 बटे 1 माइनस है ना, तो -1/4 हो जाएगा, तो अपना ये लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो के क्यू हो जाएगा, के क्यू अब ये आ जाएगा अपना -1 बट ये जाएगा 1 + 1/4, तो 4 1 जब 4 और 4 1 5, ऊपर चला जाएगा 4, ऊपर चल जाएगा 4, मतलब इंटू 4/5, मतलब आ जाएगा माइनस, ये हो गया 5 -4/5 के क्यू, अपना आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बहुत आसान था ना, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपके स्क्रीन पर ये है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही समझ लीजिए कि कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत आसान बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसे फटाफट कीजिए, 1 मिनट का समय दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, कीजिए। कर लिया आपने पॉज करके, मैं करूँ, देखिए मैं करता हूँ सोल्यूशन, आंसर मैच कीजिएगा अपना। देखिए ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे एक चार्ज क्यू को रखा गया है, जैसे देख रहे हैं आप इस फिगर में, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इवन। अच्छा, इस चार्ज के चलते इस कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर पे इवन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। एंड द इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज E2, मतलब साइड ऑफ ए स्क्वायर जो है इसके मिड पॉइंट पे, इसके बीच में, सीधा बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है अपना, इस मतलब प्लस क्यू चार्ज के चलते वो E2 है, ठीक है ना। देन पूछ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ E1/E2। बहुत आसान है भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो लिखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे करता हूँ, E1 कितना है, E1 बताओ कितना है, E1 कितना आ जाएगा, के क्यू बटे डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, अगर ए है तो a/√2 हो जाएगा डिस्टेंस, a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। E2 लिखूँ, E2 कितना लिख सकता हूँ, अब ये डिस्टेंस पूरा क्या होता है, ए होता है, तो इतना आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2, और ये डिस्टेंस a/2, और ये डिस्टेंस a/√3, a/√2 सॉरी a/√2, तो a/√2 है, तो ये हो जाएगा के क्यू बटे a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको करो डिवाइड करो, E1 बटे E2 निकालो, करो डिवाइड, के क्यू बटे a/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बटे आ जाएगा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू आ जाएगा इधर अपना ए स्क्वायर है ना, तो नीचे आएगा के क्यू, रुक जाओ, के क्यू तो नीचे आ गया अपना, के क्यू उसके साथ 4, के क्यू नीचे आ जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसर, के क्यू से के क्यू कैंसर, 2 से ये कैंसर, तो मतलब E1/E2 कितना आ गया अपना 1/2, मतलब रेशियो कितना आ गया 1:2, ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन था ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन में दम है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं, बस पढ़ते ही सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है उस पर मतलब फोर्स लग रहा है इक्वल टू इट्स वेट। अब कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे बताओ, कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है ना, क्वेश्चन वैसे कोशिश करते हैं हम सोचने का, ठीक है। क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही, मतलब पूछ रहा है आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, देखिए 3 चीज़ पूछे। देखिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेवल, या आपसे पूछे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपसे पूछे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया तीनों बात सेम ही होता है। और तीनों के केस में फॉर्मूला जो लगता है ना कि Q/R² ही लगता है पॉइंट चार्ज के लिए। आया समझ में? तीनों बात सेम ही है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों सेम बात है। समझ में आया ना? चलो यहाँ पे देखते हो क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, सोल्यूशन करते हैं इसका, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इधर तो इसका कुछ मास होगा तो इस mg एक फोर्स लगेगा, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ mg फोर्स होगा, और इसके तरफ ही समझ में आ रहा है, मतलब इसके तरफ ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ ही लगेगा, इसके तरफ, और इससे अपोजिट जो है अपना फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि F बराबर QV पढ़ो ना, QV पढ़ो, F बराबर QV, तो ये अपना है निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आ जाएगा। समझ में आया? चलिए इसे मिटाते हैं, तो इसलिए फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, मतलब फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, मतलब ये फोर्स जो है ना इक्वल टू इट्स वेट है। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, QE बराबर mg, और E का जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है, E होता है स्मॉल e, मतलब 1.16 × 10⁻19 कूलम, तो ये E हो गया इज इक्वल टू mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना आ गया, mg/E, ये अपना आंसर हो गया। अब जो होगा ऑप्शन उसको दिया जाएगा, mg/E। कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था ना, बहुत ज़्यादा आसान था। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके बाद मैं छुट्टी करूँगा आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपना ये है कि ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट A 0,0, मतलब ये A पॉइंट पे एक Q चार्ज रखा गया यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 0,0 मतलब ओरिजिन पे, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट X, Y इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आ गया भाई, मतलब एक X, Y यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इस यहाँ पे जाकर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से तो दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो आएगा कितना होगा, मतलब आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कीजिएगा इसका सोल्यूशन, मैं चलिए सोल्यूशन इसका कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। देखिए जब हम स्केलर फॉर्म लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फटाफट क्या करते थे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है तो इसके चलते KQ/R², सही सी बात है, ये देते थे ना, ये आप दे देते थे। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखे तो ये दिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R² और एक R कैप, ठीक है ना। मतलब ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। समझ में आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आएगा, मतलब एक क्या आ गया, वेक्टर आ गया, वेक्टर आएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का बात हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं KQ/R² और ये क्या हो गया R वेक्टर अपन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। या इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिखो, बात तो सेम ही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं KQ बटे ये R² और ये R3, ये R वेक्टर, और इसी पे अपना सवाल सोल्व हो जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं आज। अब देखो यहाँ पे, अब जो यहाँ पे जो भी चीज़ करना है ना, मतलब इसी फार्मूला से होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो मैग्नीट्यूड पर डालते हैं K। अब कैपिटल Q मतलब एक चार्ज है तो स्मॉल q चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल q, ये तो जनरल फॉर्म बताया आपको, ठीक है ना, ये स्मॉल q चार्ज है, ठीक है, बटे R³ बता रहा है। अब ये R है क्या भाई, R जो है ना यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है, ये R कितना है, ये R है XI कैप प्लस YJ कैप,
सही बोला ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस देखा जाए तो एक्स माइनस जीरो एक्स आई कैप और वाई माइनस जीरो वाई जे कैप, सही सी बात है, यही डिस्टेंस है यहाँ से, यही डिस्टेंस। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पढ़ा है वेक्टर में आपने बहुत अच्छे से, तो सीधी सी बात है। यहाँ पे लिख देंगे हम आर वेक्टर के जगह पे वो लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बटे, अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब 3 गुना लिखना है, ठीक है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे लिखो, या इसको ऐसे कर लो थोड़ा सिंप्लीफाई, के क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 3, और ये जब भी स्क्वायर हटता है तो 1/2 आ जाता है, /2, मतलब अपना ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। मतलब देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत आसान है भैया। आप पढ़े हो ना यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर पढ़े हो तो यूनिट वेक्टर चिपकाने में क्या जाता है आपका, ठीक है ना। आया आपको समझ में? आज का लेक्चर मतलब धाकड़ लेक्चर था। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल थे उतने सवाल कराए गए, कुछ और सवाल बाकी हैं, ठीक है ना, मतलब 10-15 और सवाल बाकी हैं, समय लगेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई लंबा लेक्चर हो जाए, ठीक है ना। 45 मिनट्स का लेक्चर काफ़ी है, ठीक है ना, 45-50 मिनट्स का लेक्चर वो थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आपको।